हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के चैप्टर 8 के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देखा था धारा 106 से लेकर धारा 110 तक के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे, ठीक है ना, जो प्रतिभूति से रिलेटेड थे, बॉन्ड से रिलेटेड थे, उसको हमने डिस्कस किया है कि कौन ऐसा बॉन्ड भरवा सकता है, ठीक है ना, कौन ऐसा आदेश कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कहाँ पे है, ठीक है ना, सेशन न्यायालय की पावर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे धारा 111 से धारा 124 तक में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन जरूर करेंगे जो पहले हमने पढ़ा था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें रिवीजन में। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो एक धारा 106 है, ठीक है, तो धारा 106 में जो प्रतिभूति लेने का पावर किसके पास है, ठीक है ना, कौन सा न्यायालय से दे सकता है। यदि आपने पढ़ा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सब तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो 106 है तो वहाँ पे सेशन न्यायालय, ठीक है, या फिर जेएमएफसी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसको पावर रहती है कि प्रतिभूति देने का आदेश देने की शक्ति कर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 106 में कितने साल तक की प्रतिभूति ले सकता है पर शांति कायम रखने के लिए, तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का पर शांति कायम करने का आदेश दे सकता है कि वहाँ पे आप प्रतिभूति वहाँ पे पद निष्पादित करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 107 में बात करें, 107 में किसको पावर है, 107 में है आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है। यहाँ पर ये 1 वर्ष तक का प्रतिभूति के यहाँ पे आदेश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है 108, 108 में किसको पावर है, 108 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है और इसमें भी 1 साल। उसके बाद है धारा 109, 109 में भी 1 साल है और धारा 110 में यहाँ पर 3 साल का यहाँ पे प्रतिभूति देने का आदेश है, ठीक है। 3 साल के लिए यहाँ पे बंद पत्र निष्पादित करवाए जा सकते हैं प्रशांति काम करने के लिए, ठीक है। अभ्यासिक अपराधी होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर बात करें टोटल तो 106 और 110 यहाँ पे दोनों में 3 वर्ष तक का यहाँ पे करवाया जा सकता है, प्रतिभूति बंद पत्र निष्पादित जा सकता है। और साथ ही यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो 106 है वहाँ पे किसको पावर है, सेशन को और जेएमएफसी को, और 110 में लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें धारा 111 की। धारा 110 तक हमने पढ़ लिया था, अब धारा 111 आगे देखते हैं कि आदेश कैसे दिया जाएगा। तो जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 108, 109, 110, यहाँ पे 106 की बात नहीं की जा रही, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो यहाँ पे वो किया जा रहा है उसके द्वारा यहाँ पे उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो जब कोई मजिस्ट्रेट 107, 108, 109, 110 के अधीन कार्य कर रहा है और यह आवश्यक समझता है किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे। कौन सी धारा, 107, 108 या 109 या 110, उसमें कारण दर्शित करें कि मजिस्ट्रेट को प्राप्त इत्तला यानी मजिस्ट्रेट को जो सूचना प्राप्त हुई है वो उससे बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा प्रतिभा अपेक्षित संख्या प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश जारी। यानी कि जो धारा 107 से लेकर 110 तक में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज कर रहा है वहाँ पर क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट है उसको आदेश जारी करेगा। कैसे, उसमें अपेक्षित संख्या जो प्रतिभा है यानी सियोरिटी कितनी रहेगी उसकी संख्या है, उसका प्रकार कैसा रहेगा, वर्ग बताते हुए एक लिखित आदेश जारी किया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। और किसको जारी किया जाएगा, और जिसकी सूचना मिली है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि वह प्रशांति वगैरह भंग कर सकता है तो उसके बारे में यहाँ पे बंद पत्र निष्पादित करने का यहाँ पे बताया गया है। तो आदेश कहाँ कैसे दिया जाएगा, लिखित में दिया जाएगा। धारा 107 से 110 तक के यहाँ पे जो पावर एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनका बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। अब यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, ठीक है, तो जो यहाँ पे 111 का आदेश दिया जा रहा है, अब यदि वह न्यायालय में उपस्थित है तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह चाहे तो उसका सार भी समझाया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पे व्यक्ति जिसको ऐसा बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश जारी किया जा रहा है यदि वह न्यायालय में उपस्थित है तो न्यायालय में उपस्थित है तो वहाँ पर उसको समन जारी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे उसको जो भी है तो उसको पढ़कर सुनाएगा और यहाँ पर जो भी आदेश है उसको पढ़कर सुनाएगा और उसे समझाएगा, जो उसका सार है जो उसका निष्कर्ष है उसको वहाँ पे पूरा बताया जाएगा, ठीक है।
ये हो गया 112। अब यहाँ पे मान लीजिए जो उपस्थित नहीं है तो उनके बारे में क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे 112 में तो उपस्थित हो रहा था, लेकिन 113 में उपस्थित है नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, या तो समन जारी किया जाएगा या वारंट जारी किया जाएगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। यानी कि यदि मान लीजिए न्यायालय उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसको क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको समन जारी किया जाना है वो क्या है, किसी कस्टडी में किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को क्या है, वारंट जारी किया जाएगा कि उसको मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष क्या है, लाया जाए। तो यहाँ पर उसके लिए भी वारंट जारी कर देगा। परंतु जब कभी ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर, जिस रिपोर्ट या इत्तला का सार मजिस्ट्रेट या लिखित किया जाए, ठीक है ना, यह प्रतीत होता है कि प्रशांति भंग होने के डर के कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना प्रशांति भंग का निवारण नहीं किया जा सकता, तब यह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के समय उसको वारंट जारी करे। यानी कि जब उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को, जिसकी इत्तला प्राप्त हुई है पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या फिर अन्य किसी आधार पर सूचना उसे प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक प्रशांति भंग का निवारण किया ही नहीं जा सकता, तब यहाँ पे उसको गिरफ्तार करने का भी वारंट जारी कर सकता है यहाँ पे मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जब समन या वारंट जारी हो रहा है 113 के अधीन, वो क्या होगा, उसमें आदेश की एक प्रति भी होगी। यानी जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश की प्रति जारी की जाती है ना, आदेश जारी किया जा रहा है, उसका एक कॉपी उसमें उसके साथ लगी होगी, समन या वारंट के साथ, जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस पर तामील की जा रही है। ठीक है, या फिर जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसको यहाँ पे वो कॉपी उसको दी जाएगी समन या वारंट के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे ये समन या वारंट जारी हुआ है, अब मान लीजिए जिसको जारी हुआ है वो न्यायालय चाहता है कि वह हाजिर ना हो और अपने प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो, उसका प्लीडर बस उपस्थित हो जाए, तो यहाँ पर उसको अभिमुक्ति से हाजिरी दे दी जाती है। तो यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है, किस बात की अपेक्षा की गई है कि वह प्रशांति कायम रखने के लिए या फिर सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करे, तो उसको क्या किया जाएगा, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है वो यहाँ पे हाजिर ना हो लेकिन अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो जाए, तो वहाँ पे उस प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है न्यायालय। अब वो उसको जो व्यक्ति है उसको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 116 116। अब यहाँ पे इत्तिला के बारे में इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच, यानी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सही है कि नहीं है, वो उसके बारे में यहाँ पे इंक्वायरी के बारे में बात किया गया था। जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है, ठीक है ना, पहला जब भी हमने जो पढ़ा था कि जो न्यायालय उपस्थित है, उसके बाद धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है जिसे, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या फिर निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या फिर लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकते हैं, यानी कि एडिशनल एविडेंस भी वह ले सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्रवाई करने के लिए उचित आधार है भी या नहीं, इसके बारे में पूरी जांच करेगा मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो ऐसी जांच की जाएगी उसी रीत से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य का अभिलेखन के लिए इसमें पश्चात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समन मामले का विचारण किया जाता है और जो साक्ष्य लिखे जाते हैं, जो साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाते हैं, उस जो प्रोसीजर है उसका, ठीक है ना, किसका, समन मामले का विचारण का, तो वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। 116 की यहाँ पे इत्तिला की सच्चाई के बारे में जो जांच की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है मजिस्ट्रेट के द्वारा, यहाँ पर भी उसको यहाँ वही प्रोसीजर अपनाएगा। ठीक है, अब ये बताइए समन मामले का जो विचारण है इससे संबंधित प्रोसीजर CRPC में कहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप ये बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब उपधारा 3, उपधारा क्या है, 3 क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है, ठीक है ना, जब जांच स्टार्ट हो गई तब और उसके समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि प्रशांति भंग या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए
या फिर लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यक हैं तो वह कारणों को लेखबद्ध करेगा, ठीक है ना, कि जो भी उसका रीजन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा और उस व्यक्ति के बारे में जिसमें धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है उसको क्या कर सकता है, ये ऐसा डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक प्रशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूओं सहित, यानी कि जो सियोरिटी एक के साथ क्या के बंद पत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या फिर निष्पादन करने व्यतिक्रम की दशा में जांच समाप्त नहीं हो जाती उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है, यानी कस्टडी में रखा जा सकता है यदि वह प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित नहीं करता तब, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं। समान मामलों का विचारण कहाँ पे बताया गया है, उसका प्रोसीजर 251 से लेकर 259 तक में यहाँ पे उसका प्रोसीजर बताया गया जो हमने अभी पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोवाइजो हम बात कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध धारा 108, 109 या 110 के दिन कार्रवाई नहीं की जा रही है वहाँ पर सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका 6 नंबर का, ठीक है। तो उपधारा 6 यहाँ पर इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने उपधारा 6 पढ़िए, इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, यानी कि जब वह आदेश दिया गया उसके 6 माह के नहीं सॉरी जब जांच आरंभ की जा रही है जिस तारीख को उस तारीख से 6 माह के अंदर उस पूरी प्रोसीडिंग को पूरा किया जाए, यानी कि जो जांच है वो पूरी यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे लिमिटेशन एक बता देता है कि 6 माह तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यदि इस प्रकार जांच पूरी नहीं की जा सकती तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। और मान लीजिए 6 माह तक का टाइम है, 6 माह के अंदर इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, ठीक है, इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट करता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए इंक्वायरी आपकी जो मजिस्ट्रेट करता है या फिर न्यायालय करता है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पे जांच जो की जा रही है तो उसके आरंभ की तारीख 6 मास के भीतर पूरी की जाएगी, और यदि भी ऐसा पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो 6 माह के समाप्त हो जाते हैं तब वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विशेष कारणों के आधार पर लेखबद्ध किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट ऐसा अन्यथा निर्देश नहीं करता है, यानी कि जब तक विशेष कारणों के आधार पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं किया जाता तब तक यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा कार्रवाई, ये 6 महीने तक नहीं पूरी होती तब। परंतु यहाँ कोई व्यक्ति इसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, यानी कि जब जांच चल रही है, पेंडिंग में है जांच, ठीक है ना, इंक्वायरी क्या है, पेंडिंग में है, उस दौरान यदि ऐसे व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में इंक्वायरी चल रही है तो उसको क्या किया है, कस्टडी में रखा गया है। वहाँ पर उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती तो निरोध के 6 माह के अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि जो कस्टडी में रखा गया है, ठीक है ना, पेंडिंग जब इंक्वायरी पेंडिंग है उस दौरान यहाँ पे कस्टडी में रखा गया है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, यदि कार्रवाई पहली पर्यवसित नहीं होती तो उसको निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाए, यानी कि 6 माह से उसको कस्टडी में भी रखा जा सकता है, 6 माह तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए 6 माह कस्टडी हो गई और यहाँ पे इसके 1 महीने बाद क्या हो रहा है, 6 माह पूरा हो रहा है उस इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ पे अभी क्या है 1 महीने बचा है, तो 1 महीने के क्या करना होगा, यहाँ पे 1 महीने पहले इसको छोड़ दिया जाएगा, कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने या लिमिटेशन बता दी, या तो गिरफ्तार का जो रखा गया उसका हो जाना चाहिए, ठीक है ना, गिरफ्तारी का 6 माह होना चाहिए, या फिर इंक्वायरी जब से स्टार्ट हुई वो 6 माह, इसमें इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट 7वां पॉइंट, जहाँ कार्रवाई चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के दिन निर्देश किया जाता है, यानी कि जहाँ ऐसा आदेश दिया जाता है, अनुज्ञा दी जाती है कि कार्यवाही चालू रखा जाए उपधारा 6 के दिन, वहाँ पर सेशन न्यायाधीश व्यतीत पक्षकार द्वारा उसके किए गए आवेदन पर ऐसा निर्देश को रद्द कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाता है वो कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित
नहीं था या अनुचित था तो उसको भी रद्द कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सेशन न्यायालय क्या कर सकता है, उसको आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 117। 117 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि प्रतिभूति देने का आदेश यहाँ पे एग्जाम में भी आता है। तो यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है प्रतिभुओं सहित, प्रतिभुओं का मतलब क्या होता है, सियोरिटी होती है जो उसके उसका सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना, सियोरिटी जो गारंटर होता है इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा। अब यहाँ पे प्रोवाइजो एक दिया गया है कि किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की, किस प्रकार से, उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि की दीर्घता अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश न किया जाएगा जो धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। यानी जो धारा 111 है उसके अधीन जो आदेश में दिया गया था उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ना उससे ज़्यादा रकम होगा, क्योंकि धारा 111 के दिन जो आदेश जारी किया जा रहा था उसमें प्रतिभुओं की संख्या भी रहती है, ठीक है ना, उसमें अवधि भी रहती है, कितने अवधि के लिए आपको बंद पत्र निष्पादित करना है, इस रकम रहता, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। अब यहाँ पे उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रतिभूति देने का आदेश नहीं दिया जाएगा। बी नंबर का पॉइंट आता है कि प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी, अत्यधिक नहीं होगी। यानी कि जो मामले की परिस्थितियाँ हैं, सर्कमस्टांस जो उसको देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, कितने यहाँ पे दंगा फसाद करवा सकता है या नहीं करवा सकता, डाउट है क्या है कैसा है, ठीक है ना। उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बंद पत्र की रकम है, अमाउंट है, उसको यहाँ पे नियत की जाएगी। नियत मतलब उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सी नंबर, जब वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसी जांच की जाती है अवयस्क है, ठीक है ना। अब जिसके बारे में जांच की जा रही है कि वह ऐसा परिशांति भंग करेगा, अब वो क्या है, वो माइनर व्यक्ति है, तब बंद पत्र केवल प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा। यानी कि सियोरिटी के माध्यम से ही यहाँ पे रखा जाएगा बंद पत्र, बाकी रकम यहाँ पे नहीं किया जाएगा। लेकिन बंद पत्र केवल किसके द्वारा, प्रतिभुओं द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा, इसमें अमाउंट नहीं रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे 118 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 101 अब डायरेक्ट आते हैं 121 पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो धारा 117 है इसके साथ आपको पढ़ना है CRPC का सेक्शन 373, जहाँ पे अपील के बारे में बात की जा रही है। यानी जो धारा 117 है उसके आदेश के अगेंस्ट में जो अपील की जाएगी, साथ ही साथ धारा 121 इसकी जो अपील की जाएगी, इन दोनों सेक्शन की धारा 373 के अकॉर्डिंग सेशन न्यायालय में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदेश देने का इसके ये आदेश के अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं आप, 373 के तहत आप सेशन न्यायालय में जा सकते हैं। साथ ही साथ धारा 121 है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं उसी अकॉर्डिंग। यदि मान लीजिए जो प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की शक्ति है, आपके जो प्रतिभूति लाए गए, ठीक है ना, सिक्योरिटी लाए गए, उसको अस्वीकार कर दिएगा कि आप कोई दूसरा लाइए, तो वहाँ पर उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सेशन न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें धारा 121, प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभूति को, यानी जो सिक्योरिटी पेश किया गया है उसको इनकार कर सकता है, उसको स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, या फिर अपने द्वारा या पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभूति के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। यानी कि या तो उसको डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर रहा है कि इनकार कर देता है कि नहीं आप कुछ दूसरा आप प्रतिभूति लाइए, ठीक है ना, सिक्योरिटी लाइए, या फिर पूर्ववर्ती जो द्वारा बताया गया है उसके अधीन यदि मान लीजिए स्वीकार कर लिया गया है पहले, तो वहाँ पर किसी प्रतिभूति को इस आधार पर स्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभूति बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। यानी कि जो बंद पत्र का निष्पादित किया जाना है उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है वह व्यक्ति, तो आप दूसरा व्यक्ति वहाँ पे लेके आए, दूसरा प्रतिभूति लेके आइए, ठीक है। परंतु किसी ऐसे प्रतिभूति को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या फिर उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभूति की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की से ऐसी जांच या उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, या तो वो स्वयं जांच करेगा कि ऐसा जो प्रतिभूति लाया गया है
वह उपयुक्त है या नहीं है, ठीक है ना। और कैसे जांच करेगा, शपथ पर जांच करेगा, यानी ऑन ओथ होगा, ठीक है ना, एफिडेविट में होगा इसका जांच, ठीक है। या फिर ये डायरेक्शन कर सकता है मजिस्ट्रेट की, जो अब उसके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट हैं उससे इनके बारे में जांच करवा सकता है और रिपोर्ट मंगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्वीकार हो गए। अब मान लीजिए अस्वीकार कर दिया तो आप तो 373 के अकॉर्डिंग सेशन में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि यदि ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले ही प्रतिभू को या ऐसे व्यक्ति को जिससे वह प्रतिभू पेश किया गया उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य का सार अभिलिखित करेगा, यानी कि जो प्रतिभू को यहाँ पे अस्वीकार कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसका जो साक्ष्य का सार है उसको अभिलिखित करेगा और देखें, और यहाँ पे उसका पूरा रीजन लिखेगा क्यों वह अनुपयुक्त है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब धारा 122 में देखिए, ठीक है ना, धारा 122 में आ जाइए। धारा 122 क्या कहती है, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। अब यहाँ पे जो प्रतिभूति देने का ऑर्डर हुआ था, अब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ऑर्डर हुआ था वह क्या कर रहा है, वह दे ही नहीं रहा है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ तो उपाय किया जाएगा। उपाय क्या किया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, कारावास उसको कर दिया जाएगा, कारावास का आदेश दे दिया जाएगा डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। तो यहाँ पे फर्स्ट आया कि यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 106, धारा 100 या फिर धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है। अब यहाँ पे 117 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उसके जो आदेश हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। 106 में क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, सेशन न्यायालय है, और कौन है वहाँ पे JMFC है। तो सिर्फ इन दोनों सेक्शन की बात की जा रही है। धारा 106 या फिर धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश जो दिया गया है, और ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या फिर उस तारीख के पूर्व जिसके लिए प्रतिभूति दी जानी प्रारंभ होती है नहीं देता है, यानी कि एक डेट डिसाइड की, जब आदेश दिया जाता है तो एक डेट डिसाइड की जाती है। अब मान लीजिए डेट कौन सी है, मान लीजिए आज 16 तारीख, ठीक है ना, 16 तारीख को यहाँ पे डेट है कि इस तारीख को आपको प्रतिभूति यहाँ पे देना है, बंद पत्र निष्पादित करना है। लेकिन यह डेट तो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, लेकिन उसका प्रतिभूति आता ही नहीं है, बंद पत्र निष्पादित करता ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा। आगे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कारागार में भेज दिया जाएगा। अथवा यदि वो पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो कारागार में यदि पहले से है, यदि कारागार में नहीं है तो कारागार में भेज दिया जाएगा, और यदि पहले से ही जेल में है तो क्या किया जाएगा, उसको कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक ऐसी अवधि समाप्त नहीं हुई थी। कौन सी अवधि, जैसे 3 वर्ष के लिए जो प्रतिभूति मांगा गया था, 3 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। या फिर जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के प्रतिभूति दे तो जिसकी अपेक्षा करने, यदि मान लीजिए ऐसी अवधि के अंतर्गत क्या कर देता है, वह प्रतिभूति दे देता है तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे बी पॉइंट क्या आता है इसका, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को समाधान प्रतिरूप से यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंध पत्र का भंग किया है, या ऐसे मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती के इस सबूत के आधार पर लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंध पत्र की अवधि की समाप्ति के तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो बंध पत्र निष्पादित किया गया था, अब बंध पत्र निष्पादित कर दिया गया, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बंध पत्र में जो शर्तें रहती हैं उसको भंग कर देता है, ठीक है। परिशांति कायम रखने का वहाँ पे किया गया था, लेकिन चले गए कहाँ, बंदूक कट्टा लेके चले गए, दंगा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया जा सकता है, ठीक है, कारागार में निरुद्ध में रखा जाएगा, ठीक है ना, कस्टडी में रखा जाने का आदेश दिया जा सकता है, किसके द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पे ऐसा बंध पत्र निष्पादित करवाया गया था, जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब सेकंड आता है यहाँ पे आपका, जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति यथापूर्वक प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक
वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और कार्यवाही सुविधा अनुसार शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष रखी जाए। अब मान लीजिए जो प्रतिभूति देने का आदेश हुआ है 1 वर्ष से अधिक का है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 वर्ष से कम का नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से अधिक का है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिखा जाता है 1 वर्ष से अनधिक भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पे 1 वर्ष से अधिक का है, तो यहाँ पे 1 वर्ष से अधिक का जो ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया था प्रतिभूति देने का, अब वहाँ पर उसने दे तो दिया है, ठीक है, ठीक है ना। प्रतिभूति का आदेश तो दे दिया, लेकिन वह जो प्रतिभूति है वह नहीं देता है वह व्यक्ति, ठीक है। तो उसके खिलाफ वारंट जारी करेगा। वारंट जारी कैसे करेगा कि उसको तब तक कस्टडी में रखा जाए जब तक कि सेशन न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता, और शीघ्र से शीघ्र स्पीडी यहाँ पे क्या किया जाए, शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष रखी जाए ऐसी कार्यवाही सुविधा अनुसार, ठीक है ना। तो जो भी स्पीडी प्रोसीडिंग किया जाएगा यहाँ पे, और यदि 1 वर्ष से अधिक का है तो वहाँ पर उसको यदि वो प्रतिभूति नहीं देता है तब यहाँ पे सेशन न्यायालय के आदेश होने तक के लिए यहाँ पे उसको क्या कह सकता है, कस्टडी में रखा जा सकता है। टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं दिया है, लिमिटेशन नहीं बताया गया है, ठीक है। थर्ड है आपका, यदि ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के या उस व्यक्ति से, उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तला साक्ष्य से जिससे वह आवश्यक समझे, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका प्रोवाइजर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परंतु वह अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति निष्फल रहने का कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की न होगी। अब यहाँ पे 3 वर्ष ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिभूति देने का जो वहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है 106 में 110 में मैक्सिमम कितना है, 3 वर्ष ही है। तो यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक असफल रहने पर कारावास नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो प्रतिभूति देने में असफल रहता है कोई व्यक्ति तो उसको 3 वर्ष से ज़्यादा का कारावास नहीं दिया जाएगा, 3 वर्ष से अधिक रखा ही नहीं जा सकता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो 3 वर्ष के लिए ही प्रतिभूति देने का आदेश मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम का, मतलब 3 वर्ष से कम का कितना भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये इसका प्रोवाइजर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको यदि आपके पास बैरेक्ट है इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो धारा 122 का जो उपधारा 4 है, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इस सबसे पहले देखिए धारा 122 का उपधारा 7 और 8, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीच का मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। अब आप जब देखेंगे धारा 106 पढ़ते हैं तो उसके साथ परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जो होगा वह सादा होगा, और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता का कारावास जहाँ कार्रवाई धारा 108 के अधीन की गई वहाँ पे सादा होगा, और जहाँ कार्रवाई धारा 109 या 10 के अधीन की गई वहाँ जैसा प्रत्येक मामले न्यायालय मजिस्ट्रेट निर्देश दे कठिन सादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिभूति प्रशांति कायम रखने के लिए धारा 106 है, ठीक है, वहाँ पर जो प्रतिभूति देने का आदेश हुआ है वहाँ पे असफल रहता है वह व्यक्ति प्रतिभूति देने में, सादा कारावास होगा। और यदि मान लीजिए जो धारा 108 के अधीन है तो वहाँ पर तो सादा होगा, लेकिन धारा 109 के अधीन या फिर धारा 110 के अधीन जो प्रतिभूति देने का आदेश हुआ है वह देने में असफल रहता है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट या न्यायालय आदेश दे सकता है कि ऐसा कारावास या तो कठिन हो सकता है या फिर सादा, ठीक है ना, जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो धारा 106 के साथ आप कौन सा पढ़ेंगे, धारा 7 इसको पढ़ लेंगे 122 का, इसका आप यहाँ पे 106 यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, बैठ में आप उसमें धारा 106 के पास ये लिख लीजिए कि रीड विद धारा 122 का उपधारा 7, ठीक है, और 108 109 110 के पास यहाँ पे ये उपधारा 8 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे धारा 123 क्या बात करती है, प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति, यानी कि जो प्रतिभूति देने में असफल हुए थे और उनको कारावास हो गया था, अब कारावास तो हो गया, उनको छोड़ने की पावर कहाँ पे कैसे है, तो जब कभी धारा 117 के दिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो पारित आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे जो धारा 117 के दिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसको क्या किया है, कारावास में रखा गया है, ठीक है ना।
जिसके अगेंस्ट में ऐसा आदेश पारित हुआ था वो उसने प्रतिभूति नहीं दी, उसको कारावास में डाल दिया। तब यहाँ पर जो यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने धारा 117 का दिन दिया है तो जिला मजिस्ट्रेट, या फिर किसी अन्य मामले में है तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जिला मजिस्ट्रेट या फिर अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओपिनियन बनती है, ठीक है ना, ऐसी राय बनती है कि उसको क्या है कि समाज में जो भी या फिर अन्य व्यक्ति को संकट में नहीं डालेगा वह व्यक्ति, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, उन्मोचित करने का आदेश दे दिया जाता है। और यहाँ पर जब कभी कोई भी इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने का कारावासित किया गया है, तब उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय जहाँ आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, वहाँ पर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या अन्य मामले में मुख्य न्यायिक प्रतिभूति की रकम या प्रतिभूतियों की संख्या को उस समय जिसके लिए अब प्रतिभूति की अपेक्षा की गई कम करते हुए आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस अध्याय के दिन प्रतिभूति देने में असफल रहने का कारावास किया जाता है, ठीक है, कारावास दे दिए गए, उसने प्रतिभूति नहीं दी उस व्यक्ति ने, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जब उच्च न्यायालय क्या करेगा या फिर सेशन न्यायालय जहाँ आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, धारा 117 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको जो प्रतिभूतियों की संख्या है या जो प्रतिभूति की रकम है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य मामले में कम कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका धारा 123 में। अब यहाँ पर हम बात करें धारा 124 की। धारा 124 क्या कहती है, बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। इसका आप हेडिंग याद रखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप इसको हेडिंग याद रखेंगे इतना ही काफ़ी है। इसमें यहाँ में ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें हम कुछ केस लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ इसके जो भी प्रोविजंस हैं 125 से लेकर 128 तक में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।